सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 8 बजे। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में पाकिस्तान की ओर से काल्पनिक नक्शा लगाए जाने पर भारत की कड़ी आपत्ति। मेजबान रूस से विचार विमर्श के बाद विरोध स्वरूप बैठक छोड़ने का फैसला। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया बैठक के नियमों का उल्लंघन। भारत अपनी संप्रभुता के साथ नहीं करेगा कोई समझौता। चीन के साथ लद्दाख सीमा पर बने हालात पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में दिया बयान। कहा, चीन ने की है उकसावे की कार्रवाई, लेकिन भारत हर चुनौती से निपटने के लिए है तैयार। आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 पर राज्यसभा में चर्चा रहेगी जारी। विधेयक में गुजरात के जामनगर के 3 आयुर्वेद संस्थानों का विलय कर इसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने का प्रावधान। कोरोना महामारी और सरकार के कदमों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के बयान पर उच्च सदन में चर्चा आज। लोकसभा के एजेंडे में बैंककारी विनियमन संशोधन विधेयक 2020 किसानों को मुक्त व्यापार में मदद करने और उपज का बेहतर दाम दिलाने से संबंधित 2 अहम विधेयक भी सदन की कार्यसूची में शामिल। संसद की मंजूरी के बाद अध्यादेश की लेंगे जगह। और डीजीसीआई ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को दी ऑक्सफोर्ड की कोविड-19 टीके का परीक्षण दोबारा शुरू करने की अनुमति। कोविड-19 के खिलाफ लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को अगले 6 महीने के लिए बढ़ाया गया। आइए खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। पाकिस्तान के एक प्रतिनिधि द्वारा एक काल्पनिक नक्शे में भारतीय भूभाग को पाकिस्तान के हिस्से के तौर पर दिखाए जाने के विरोध में भारत ने मंगलवार को शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक का बहिष्कार किया। डिजिटल बैठक की अध्यक्षता रूस कर रहा था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि ये मेजबान द्वारा इसके खिलाफ दिए गए परामर्श की घोर उपेक्षा और बैठक के नियमों का उल्लंघन था। मेजबान से विचार विमर्श के बाद भारतीय पक्ष ने इस मौके पर विरोध स्वरूप बैठक छोड़ने का फैसला किया। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पाकिस्तान ने इस नक्शे में भारतीय क्षेत्रों को पाकिस्तान का हिस्सा दर्शाया है, जो एससीओ चार्टर का सरासर उल्लंघन है और देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के स्थापित मानदंडों के खिलाफ है। भारत ने पाकिस्तान के इस अवैध नक्शे पर अपनी कड़ी आपत्ति जताई है। मेजबान रूस ने पाकिस्तान को ऐसा ना करने के लिए कड़ी चेतावनी दी। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ रशियन फेडरेशन के सचिव निकोलाई पेत्रुशेव ने शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के प्रति व्यक्तिगत रूप से आभार जताया है। वहीं भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद का केंद्र बताते हुए कहा है कि मानवाधिकार का उल्लंघन करने वालों को मानवाधिकार की बात करने का कतई हक नहीं है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद के 45वें सत्र में पाकिस्तान के आरोपों का जवाब देते हुए भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि पाकिस्तान में हिंदू, सिख, ईसाई समेत तमाम अल्पसंख्यकों पर अत्याचार जग जाहिर है। उन्होंने कहा कि अपने दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों के लिए झूठे और मनगढ़ंत आरोपों के जरिए भारत को बदनाम करने की साजिश रचना पाकिस्तान की आदत बन गई है। उनके पास एक ऐसा प्रधानमंत्री भी है जो जम्मू कश्मीर में लड़ने के लिए हजारों आतंकवादियों को प्रशिक्षित करने के बाद गर्व से स्वीकारता है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में लोगों की दुर्दशा उसके मानवाधिकार के मामलों की पोल खोलती है। जिनेवा में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव ने
कश्मीर मुद्दे पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के बयान की भी निंदा की है। उन्होंने कहा कि हम जम्मू कश्मीर के लिए इस्लामिक सहयोग संगठन द्वारा दिए गए संदर्भ को अस्वीकार करते हैं, वो भारत का अभिन्न अंग है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल लोकसभा में चीन के साथ लद्दाख सीमा पर बने हालात पर बयान दिया। रक्षा मंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा कि चीन ने उकसावे की कार्रवाई की है, लेकिन भारत हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि पूरा देश सेना के साथ है और भारत अपनी संप्रभुता के साथ किसी भी कीमत पर कोई समझौता नहीं करेगा। लद्दाख में हमारी सेनाओं पर घटनाक्रम के बारे में एक वक्तव्य में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा कि भारत ने चीन के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री को साफ कह दिया है कि दोनों देशों के बीच संबंध तभी सामान्य हो सकते हैं जब चीन सीमा पर शांति को स्थापित करने के लिए पहले से हुए समझौते का पालन करे। कि चाइना भारत की लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि का अनधिकृत कब्जा लद्दाख में किए हुए हैं। इसके अलावा 1963 में एक तथाकथित बाउंड्री एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान ने पीओके की 5,180 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय जमीन अवैध रूप से चाइना को सौंप दी है। चाइना अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे हुए लगभग 90,000 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय क्षेत्र को भी अपना बताता है। अध्यक्ष महोदय, भारत तथा चाइना दोनों ने औपचारिक तौर पर यह माना है कि सीमा का प्रश्न एक जटिल मुद्दा है जिसके समाधान के लिए पेशेंस की आवश्यकता है तथा इस इशू का फेयर, रीजनेबल और म्यूचुअली एक्सेप्टेबल समाधान शांतिपूर्ण बातचीत के द्वारा निकाला जाना चाहिए। गलवान घाटी में हुई झड़प का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय जवानों ने चीन के सैनिकों को भारी क्षति पहुंचाई और अपनी शहादत देकर भी सीमा की सुरक्षा में कामयाब रहे। रक्षा मंत्री ने लोकसभा सांसदों को जानकारी दी कि चीन ने सीमा पर अपने सैनिकों और हथियारों की भारी तैनाती की है, जो दोनों देशों के बीच हुए समझौते का उल्लंघन है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत शांतिपूर्ण समाधान के प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार भी है। हमने चाइना को डिप्लोमेटिक तथा मिलिट्री चैनल्स के माध्यम से यह अवगत करा दिया कि इस प्रकार की गतिविधियां स्टेटस को यूनिलेटरली बदलने का प्रयास है और यह भी साफ कर दिया गया कि ये प्रयास हमें किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस सदन की एक गौरवशाली परंपरा रही है कि जब भी देश के समक्ष कोई बड़ी चुनौती आई है तो इस सदन ने भारतीय सेनाओं की दृढ़ता और संकल्प के प्रति अपनी पूरी एकता और भरोसा दिखाया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन की तैनाती के जवाब में भारत ने भी सीमा पर अपनी तैनाती बढ़ा दी है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। और संसद के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है और आज के एजेंडे की बात करें तो दोनों सदनों में अहम विधायी कामकाज शामिल है। राज्यसभा में आज 4 अहम विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए कार्यसूची में शामिल हैं। आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 पर उच्च सदन में चर्चा आज भी जारी रहेगी। मंत्रियों के संबलमों और भत्तों से संबंधित संशोधन विधेयक 2020, होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2020 और भारतीय केंद्रीय चिकित्सा परिषद संशोधन विधेयक 2020 भी विचार और पारित किए जाने के लिए एजेंडे में शामिल हैं। कोरोना महामारी और सरकार के कदमों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के बयान पर उच्च सदन में आज चर्चा भी होनी है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल से नवनिर्वाचित सांसद मौसम नूर आज राज्यसभा सदस्यता की शपथ लेंगी। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में आज 3 अहम विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए कार्यसूची में शामिल हैं। इनमें बैंककारी विनियमन संशोधन विधेयक 2020, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 शामिल है। इसके अलावा दोनों सदनों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के प्रतिवेदन भी पेश किए जाएंगे।
और इस समय हम रुक करेंगे, हमारे संसदीय मामलों के संपादक अरविंद कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, मानसून सत्र का तीसरा दिन और अगर एजेंडे की बात करें तो हम देख रहे हैं कि काफी अहम विधायी कामकाज दोनों सदनों में लिस्टेड है। अगर विधेयकों के लिहाज से देखें तो बताइए आज का दिन कितना अहम रहेगा। बिल्कुल प्रीति, आपने ठीक कहा। विधेयकों के लिहाज से जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र है। अगर और ये लगातार जो है, अगर आप 14 तारीख को देखेंगे तो मतलब एक तरह से उपसभापति राज्यसभा का चुनाव और जो नवनिर्वाचित सांसद जो रहे हैं द्विवार्षिक चुनाव में आए हैं, उनकी शपथ के बाद जो है आप देखेंगे तो लगातार जो है विधायी कामकाज पर काफ़ी महत्वपूर्ण काम ये कर रहा है सदन। और ये भी उसके पहले अगर आप देखेंगे तो 13 तारीख को जबकि बीएसी की मीटिंग दोनों हाउस में हुई, दोनों हाउस के बीएसी की मीटिंग हुई, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की, और उसमें जो है जिसकी घोषणा 14 तारीख को सभापति जी ने की, उसमें पूरा कि कौन कौन से ऐसे विधेयक हैं जिसको टेकअप करना है और उसमें जो है उसमें कितना समय आवंटित किया जाएगा, ये पूरी एक्सरसाइज एक तरह से हो गई है। और 23 बहुत ही अहम विधेयक ऐसे हैं जिनमें 11 ऐसे हैं जो कि ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करेंगे। और इस बीच में अभी कल ही अगर आप देखेंगे तो जो संसद की जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी स्टैंडिंग कमेटी है, उसका जो डीएनए बिल है जो खुद सरकार के एजेंडे में रहा है, वो इस बार नहीं आ पाएगा क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी भी रिपोर्ट नहीं दे पाई। उसी तरह से माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के जो से जुड़ा हुआ जो एक अहम संशोधन विधेयक है, उसको भी सरकार नहीं ला पाएगी क्योंकि वो स्टैंडिंग कमेटी अभी तक रिपोर्ट नहीं दे पाई। दोनों के लिए जो शीतकालीन सत्र है उसका समय दिया गया है। लेकिन अभी जो विधायी कामकाज आ रहे हैं, जैसे कि आपने अभी प्रीति जिक्र किया, आपने 4 घंटे का समय है उच्च सदन का, 4 ही घंटे का जो है लोकसभा का सदन है। लेकिन पिछले 2 दिनों में जो कामकाज जिस तरह से हुआ, जिस गति के साथ हुआ, और विपक्ष ने भी जिस भावना के साथ सारे बातों को स्वीकार करते हुए तमाम अहम विधेयकों को अपने विरोध के बावजूद, जहां उनको अपनी बातें रखनी है रख रहे हैं और उसको पास किया है, तो अपने आप में चूंकि आप जानती हैं कि एक अभूतपूर्व वैश्विक महामारी के दौर से ये सदन चल रहा है और इसमें दोनों पीठासीन अधिकारियों को बहुत ही ज्यादा सत्र का तीसरा दिन है, उम्मीद है कि काफी अहम कामकाज इसमें निपटाया जाएगा। जी अरविंद जी, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम अहम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं कोरोना महामारी और सरकार के कदमों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के बयान पर उच्च सदन में आज चर्चा होनी है। कोविड-19 महामारी और सरकार की ओर से उठाए गए कदमों पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल राज्यसभा में बयान दिया था। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के उपायों से देश में करीब 14 से 29 लाख मामले और 37 से 78 हजार मौतें कम हुई। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड-19 को चुनौती के रूप में लेते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत की। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार देश में कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय कर रही है। इसी के चलते भारत में प्रति 10 लाख आबादी पर कोरोना संक्रमण और मौतों का आंकड़ा दुनिया के देशों में सबसे कम है। Currently, the testing is about 1 million tests a day, which translates to 720 tests per million population per day, much higher than that stipulated by WHO, which is 140 tests per million population per day. Today, we have an indigenous production capacity of more than 10 lakh kits per day. For appropriate management of COVID-19 cases, a 3-tier arrangement of health facilities, that is COVID care center with isolation beds for mild or pre-symptomatic cases, dedicated COVID health centers with oxygen supported isolation beds for moderate cases, and dedicated COVID hospitals with ICU beds for severe cases has been implemented. वहीं आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 पर उच्च सदन में चर्चा आज भी जारी रहेगी। विधेयक पर उच्च सदन में कल चर्चा की शुरुआत हुई। इसके अलावा ये विधेयक गुजरात के जामनगर के 3 आयुर्वेद संस्थानों का विलय करने और इसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने से संबंधित है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विधेयक पर विचार का प्रस्ताव करते हुए कहा कि इससे संस्थान के संचालन में सुविधा होगी और इसे केंद्र सरकार से मदद मिल सकेगी।
All these institutes are combining together to create this institution, and this is for promotion of quality and excellence in education in Ayurveda, and also to promote research and training in Ayurveda and the allied disciplines. This is a welcoming bill, but please see that this postgraduate research institute for teaching and research should be done along with clinical trials, particularly in Kerala, Karnataka, preferably Maharashtra and West Bengal. वहीं वायुयान संशोधन विधेयक 2020 को संसद की मंजूरी मिल गई है। यह विधेयक कल राज्यसभा से चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वंदे भारत मिशन और उड़ान योजना की कामयाबी का जिक्र किया। वायुयान संशोधन विधेयक 2020 में अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1934 के कानून में बदलाव का प्रावधान है और विधेयक का मकसद नागर विमानन महानिदेशालय, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो और वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो को विधायी स्वरूप प्रदान करना है। So I say with a great degree of satisfaction and humility that the total number of passengers, Indian citizens stranded abroad who have been brought back is close to 1.6 million, 16 lakhs, and about 300,000 to 400,000 have been carried out. This is the largest, most comprehensive process of evacuation and repatriation of Indian citizens or of citizens of any country at any time in history. When you have pent-up demand, when entire country and civil aviation is locked down, and since 23rd March, yes, when suddenly on the first day when we opened the western sector, we got not 6 million, we got 36 million hits. Obviously the site will crash, but there were no agents. This was being done directly, and it's despite the attempt of many of my friends to malign this process, we have looked into it. They have acquitted themselves creditably. And privatization of Air India, if I could help it, we would keep it. But with a 60,000 crore on debt, the choice is not between privatization and not privatization. Some of my colleagues should realize the choice is between privatization and closing down. But we are confident that the airline in running way, doing extremely well, will be given to its new owner in order for Air India and that flag to be kept flying. Thank you very much. वही मॉनसून सत्र के दूसरे दिन आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 लोकसभा से पारित कर दिया गया। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे ने आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 पर विचार और पारित करने के लिए पेश किया था। चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इस विधेयक के जरिए कृषि क्षेत्र में संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाया जा सकेगा, किसान मजबूत होगा और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे कृषि क्षेत्र में कारोबार अनुकूल माहौल बनाने और वोकल फॉर लोकल को मजबूत बनाया जाएगा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोरोना संकट के कारण विश्व की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। भारत की वर्तमान स्थिति को देखते हुए हमें ये समझना जरूरी है कि कृषि क्षेत्र में वर्तमान आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देने की क्षमता है। इसीलिए किसानों की आय बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस क्षेत्र में तत्काल निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक ऐसा वातावरण बनाने की आवश्यकता थी जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दे और साथ ही सरकारी नियंत्रणों के भय को दूर करे। इस विधेयक में यह उल्लेखित किया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित कृषि खाद्यान्न की आपूर्ति को केवल असामान्य परिस्थितियों में रेगुलेट किया जाएगा, जैसे युद्धजन्य परिस्थिति है, अकाल है, असाधारण मूल्यवृद्धि है और गंभीर प्राकृतिक आपदा है। देश में बाढ़ के वास्तविक समय में पूर्वानुमान के मौजूदा ढांचे में व्यापक सुधार की गुंजाइश है। सांसद प्रसन्न आचार्य की अध्यक्षता वाली समिति ने बाढ़ के पूर्वानुमान विषय पर एक याचिका की पड़ताल के बाद उच्च सदन में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में कई अहम सिफारिशें की हैं। ये रिपोर्ट 15 सितंबर को उच्च सदन के पटल पर रखी गई। साथ ही उच्च सदन की जांच पड़ताल करने वाली समितियों की श्रेणी में शामिल ये काफी अहम समिति है। लगातार बाढ़ की विभीषिका कई हिस्सों को अपनी चपेट में ले रही है।
बाढ़ का अगर समय से वास्तविक पूर्वानुमान हो तो बड़ी संख्या में जनधन हानि को रोका जा सकता है। इसके मद्देनजर राज्यसभा की याचिका समिति ने सरकार से कमजोर तंत्र वाले राज्यों में अधिक संख्या में बाढ़ पूर्वानुमान केंद्र स्थापित करने की सिफारिश की है। समिति ने कहा कि पहले से स्थापित केंद्रों का सुचारू रूप से संचालन हो और खास तौर पर मानसून के दौरान वास्तविक समय के आंकड़ों को उपलब्ध कराया जाए ताकि जल प्रवाह और बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने में सहजता हो। राज्यसभा की याचिका समिति ने प्रोफेसर राज काचरू की ओर से दायर याचिका की काफी गहनता से पड़ताल की। समिति ने इस दिशा में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के प्रयासों की सराहना की और माना कि बाढ़ पूर्वानुमान में 2015 की तुलना में अपेक्षित सुधार हुआ है, लेकिन इसे और सुधारा जाए और जल शक्ति मंत्रालय के साथ और बेहतर समन्वय हो। आधुनिक निगरानी नेटवर्क को और मजबूत बनाया जाए। समिति ने माना कि कई राज्यों में बाढ़ के मुद्दे और बांधों के प्रबंधन के मामले में कमजोरियां हैं। इसी कारण विभीषिका से काफी संख्या में लोग प्रभावित हो रहे हैं। वास्तविक समय में पूर्वानुमान से बहुत कुछ बचाया जा सकता है। समिति ने सभी हितधारकों के साथ बेहतर समन्वय पर बल दिया और जल शक्ति मंत्रालय को नदी जल और बांधों के प्रबंधन की दिशा में राज्यों के साथ बेहतर तालमेल बनाने को कहा। समिति ने सरकार को राज्यों की सहभागिता के साथ समन्वय समिति बनाने को कहा है, जिससे सभी हितधारकों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए। याचिका समिति ने बाढ़ों के मामले में जल शक्ति मंत्रालय को प्रमुख तकनीकी संगठनों की मदद लेने को कहा है ताकि बाढ़ों का वास्तविक समय में पूर्वानुमान लगाने की क्षमता और बेहतर हो। समय पर चेतावनी जारी होने से प्रभावित लोगों को मदद मिल सकती है। अरविंद कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने डीएनए प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक 2019 की पड़ताल के लिए स्थायी समिति को संसद के शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह तक रिपोर्ट देने की मोहलत दी है। सभापति ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के अनुरोध पर समय विस्तार किया है। ये समिति सरकार की अहम प्राथमिकता वाले डीएनए प्रौद्योगिकी प्रयोग और लागू होना विनियमन विधेयक 2019 की पड़ताल कर रही है। सांसद जयराम रमेश की अध्यक्षता वाली समिति को सभापति ने 15 अक्टूबर 2019 को विधेयक पर पड़ताल का दायित्व सौंपा था। डीएनए प्रौद्योगिकी पर अपने तरीके के इस पहले कानून पर 7 बैठकों के बावजूद समिति अंतिम रूप नहीं दे पाई रिपोर्ट को और ये विधेयक 8 जुलाई 2019 को लोकसभा में पेश हुआ था। गुमशुदा व्यक्तियों, पीड़ितों, दोषियों, विचाराधीन कैदियों और अज्ञात मृत व्यक्तियों की पहचान के लिए डीएनए प्रौद्योगिकी के उपयोग और अनुप्रयोग संबंधी रेगुलेशन से ये संबंधित है। इसमें एक राष्ट्रीय डीएनए डेटा बैंक स्थापित करने और दूसरी व्यवस्थाओं का प्रस्ताव भी है। और कुछ और अहम खबरों की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में शहरी बुनियादी ढांचे से संबंधित 7 परियोजनाओं की आधारशिला रखी और शुभारंभ किया इनका। इन परियोजनाओं की कुल लागत 451 करोड़ रुपए है और केंद्र सरकार की इस योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकार के शहरी विकास और आवासन विभाग के अंतर्गत बिहार शहरी बुनियादी ढांचा विकास निगम बुडको द्वारा किया जा रहा है। और इस खबर पर हम नजर डालेंगे। इससे पहले हम एक और खबर का रुख करते हैं। केंद्रीय कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने सोहना मानेसर खरखौदा के रास्ते पलवल से सोनीपत तक हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी है और ये रेल लाइन पलवल से शुरू होकर दिल्ली अंबाला खंड पर हरसाना कला स्टेशन पर खत्म होगी। इस कॉरिडोर से हरियाणा के रोहतक, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाले 5 जिले पलवल, नुहू, गुरुग्राम, झज्जर और सोनीपत को फायदा मिलेगा। परियोजना को हरियाणा रेल अवसंरचना विकास निगम पूरा करेगा, जो रेल मंत्रालय और हरियाणा सरकार का संयुक्त उपक्रम है। इसमें निजी निवेश भी होगा। परियोजना का काम 5 साल में पूरा किया जाएगा और इस पर करीब 5,617 करोड़ रुपए की लागत आएगी। भारतीय औषधि महानियंत्रक ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ऑक्सफोर्ड के कोविड-19 टीके का उम्मीदवारों पर चिकित्सीय परीक्षण
फिर शुरू करने की अनुमति दे दी है। वहीं दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण के लिए किसी भी उम्मीदवार को चुनने को रोकने वाले अपने पहले के आदेश को भी रद्द कर दिया है। हालांकि डीसीजीआई ने इसके लिए जांच के दौरान अतिरिक्त ध्यान देने समेत कई अन्य शर्तें रखी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने डीजीसीआई ने विपरीत परिस्थितियों से निपटने में नियम के अनुसार तय इलाज की जानकारी जमा करने को कहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए। फिलहाल इजाजत दीजिए। नमस्कार।